वी ऑल नो दैट एक छोटा सा एग कैसे आगे चलकर धीरे धीरे एक बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन, and this is written by Kafka. And one more thing, let me tell you that I have uploaded all the previous chapter of this book New Esther Class 6। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज वन बाय वन आपको सारे वीडियोस इस बुक से रिलेटेड मिलते रहेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इन्जॉय करिए मेरे साथ स्टोरी को। एंड स्टोरी को शुरू करने से भी पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, इससे समरी लाइक इन्फॉर्मेशन दैट इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक पर्सन है जो कि रात को अच्छा भला सोएगा, लेकिन जब वो सुबह उठेगा तो वो एक बग लाइक क्रिएचर में चेंज हो चुका। देखिए इस इमेज के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए, एक बग लाइक क्रिएचर में चेंज हो जाएगा और तब उसकी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। यू नो कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, अब वो लाइफ में कैसे सर्वाइव करेगा, अब उसके साथ क्या होगा। बने रहिए मेरे साथ और बिना किसी देरी के लिए चले हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। एंड लेट्स बिगिन। अ स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन इज अडेप्टेड फ्रॉम द मेटामॉर्फोसिस। कैफ्का डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी इन दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी में कैफ्का जो है वो आइडेंटिटी को लेकर डील करते हैं। आइडेंटिटी उसके लाइफ में क्या मायने रखती है। और ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी हमें यहाँ पर, बिकॉज ये मेटामॉर्फोसिस पूरी स्टोरी है इसकी और हम इसका एक अडेप्टेड पार्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या होता है, एक मॉर्निंग एक पर्सन जिसका नाम है ग्रीगर सैम्सा, वो अच्छे से उठता है एक एनेक्सियस ड्रीम से। और फिर उसके ये पता चलता है दैट उसका जो बेड है उस बेड में वो एक मॉन्स्ट्रस वर्मीनियस बग में चेंज हो गया है। अब ये वर्मीनियस बग क्या होते हैं, ऐसे बग्स जो कभी ह्यूमन बींग्स में और या कभी दूसरे एनिमल्स में रहकर अपने आप को सर्वाइव करवाते हैं, बड़े होते हैं, हम उसे वर्मीनियस बग बोलते हैं, बग लाइक क्रिएचर। ओके। एंड ही ले ऑन हिज आर्मर हार्ड बैक एंड सो। अब वो जो लेटा रहता है ना, उसका जो बैक है उसे आर्मर हार्ड बताया गया है। आर्मर हार्ड क्यों बताया जा रहा है यहाँ पर, बिकॉज उसका जो बैक है इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका है, जो कि सोल्जर्स के जो बैक होते हैं, सोल्जर्स इस टाइप का जो कवच पहनते हैं उससे उसका कंपैरिजन किया गया है, वो उतना हार्ड हो चुका था। एज ही लिफ्टेड हिज हेड अप अ लिटिल हिज ब्राउन आर्क एब्डोमन डिवाइडेड अप इनटू अ रिजिड बो लाइक सेक्शन। और उसके बाद देखिए जब वो अपने हेड को ऊपर उठाने की कोशिश करता है तो वो देखता है जब उसका जो एब्डोमन एरिया है, एब्डोमन एरिया मीन्स हमारे चेस्ट के नीचे का जो पार्ट है, वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड हो चुका है और वो आर्क लाइक है। आर्क मीन्स क्या होता है, जो धनुष के आकार का जो होता है, जो एकदम ऐसे घूमा हुआ रहता है, उसे बोलेंगे। और उसमें बहुत बॉल लाइक सेक्शंस बने हुए हैं। फ्रॉम दिस हाइट द ब्लैंकेट जस्ट अबाउट रेडी टू स्लाइड ऑफ कम्प्लीटली। और वो जो हाइट है उसका जो अब जो चेस्ट के नीचे का जो एरिया जिस तरीके से बन गया है, वहाँ से जो ब्लैंकेट है ना बहुत ईजिली घसक जा रहा है, स्लाइड ऑफ हो जा रहा है। कुड हार्डली स्टे इन प्लेस। वो ब्लैंकेट उसके ऊपर रह ही नहीं रहा है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर जनरली ब्लैंकेट्स वगैरह पड़े रहते हैं। हिज न्यूमरस लैग्स पिटीफुली थिन इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और उसकी जो बॉडी है उस कंपैरिजन में उसके जो लेग्स है ना, वो लेग्स बहुत ही थिन है, पिटीफुली थिन उसे यहाँ पर बोला गया है। और उसका जो रेस्ट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि आप एक कॉकरोच को समझ लीजिए तो उसके लेग्स कितने छोटे होते हैं और उसकी जो बॉडी रहती है वो कितनी बड़ी होती है। और उसके लेग्स हैं न्यूमरस है, न्यूमरस मीन्स काउंटलेस है। फ्लिकर्ड हेल्पलेसली बिफोर हिज आइज। फ्लिकर्ड यहाँ पे क्यों बोला गया, फ्लिकर्ड मीन्स होता है जब हमारे लेग्स या फिर हैंड्स वगैरह जो है वो बिना किसी कंट्रोल के जब मूव होते हैं और कंटिन्यूसली मूव होते रहते तब हम उसे फ्लिकर्ड बोलते हैं। तो ये जो है हेल्पलेसली उसकी आंखों के सामने फ्लिकर्ड हो रहे थे। क्योंकि आप यहाँ पर मैं आपको एक इमेज देती हूँ, आप इस इमेज से समझिए कि एक पर्सन है जो सुबह उठता है, अब वो खुद को ह्यूमन बीइंग नहीं और खुद को एक बग लाइक क्रिएचर पाता है। और देखिए वो कैसे लेटा हुआ है बिस्तर पर और वो अपने बॉडी को कैसे ऑब्जर्व कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पैरा की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट्स हैपेंड टू मी ही थॉट इट वॉज नो ड्रीम। अब ये जो पर्सन है ना ग्रीगर सैम्सा, ये अपने आप को बोलता है कि अरे ये मुझे क्या हुआ, ये कोई सपना तो नहीं है। और वैसे भी उसका ये जो रूम है ये एक प्रॉपर रूम है जिसमें कि एक ह्यूमन बीइंग रहते हैं, बस थोड़ा स्मॉल है। और ये जो है ना ये पर्सन ये ले क्वाइटली बिटवीन द फोर वेल नोन वॉल्स। तो ये जो पर्सन है ग्रीगर सैम्सा, ये इस वेल नोन रूम में, बिकॉज ये इसी रूम में रहता है तो ये रूम उसके लिए जाना पहचाना है और ये वहाँ पर अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। Above the table on which an unpacked collection of sample cloth goods
वॉज स्प्रेड आउट। अब वो टेबल की तरफ देखता है, वो टेबल को ऑब्जर्व करता है तो उसे कुछ अनपैक्ड कलेक्शन मिलते हैं क्लोथ्स के। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो ग्रिगर सैम्सा है ये एक्चुअली एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है। सेल्समैन का काम क्या होता है, घूम घूम कर कुछ बेचना। तो यहाँ पर ये क्लोथ्स का सैंपल कलेक्ट करता है और उसके बाद उसे बेचता है। ये एक सेल्समैन है। तो ये वैसे ही सैंपल्स को अपने टेबल पर देखता है और उसके बाद उसे एक पिक्चर दिखाई देती है। तो वो वही पिक्चर है जो कि उसने कुछ टाइम पहले ही कट की थी किसी मैगजीन से और उसके बाद उसे बहुत ही अच्छी फ्रेम में सजवा दिया था। Gregor's glance then turned to the window. The dreary weather, the raindrops were falling audibly down on the metal window's ledge made him quite sad. अब उसके बाद एक के ग्रिगर्स सैम्सा की जो आँख है ना, ग्लांस मीन्स क्या होगा, हमारी नज़र किसी चीज़ को कैप्चर करे। तो अब उसकी नज़र जाती है विंडो की तरफ और वहाँ पर वेदर बहुत ही ड्रियरी था, बहुत लाइक बारिश वारिश हो रही थी और जो रेन ड्रॉप्स थे वो ऑडिबली गिर रहे थे। ऑडिबली मीन्स उन रेन ड्रॉप्स की आवाज़ को सुना जा रहा था, वो लेज के ऊपर गिरे थे। व्हाट इज़ विंडो लेज? विंडो के जो साइड में कॉर्नर में जो फ्रेम टाइप स्ट्रक्चर जो होता है उसमें विंडो लेज बोलेंगे। और ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वाई डोंट आई कीप स्लीपिंग फॉर अ लिटिल वाइल लॉन्गर एंड फॉरगेट ऑल दिस फुलिशनेस, ही टोल्ड हिमसेल्फ। अब देखिए ग्रिगर सैम्सा खुद को बोलता है कि काश कि मैं सोया ही रह गया होता, थोड़ी टाइम के लिए और सो जाता तो शायद ये जो अजीब सा फुलिशनेस मैं फील कर रहा हूँ ये मैं नहीं करता। एक्चुअली व्हाट ही इज़ थिंकिंग, ही थिंक्स दैट परहैप्स एवरीथिंग इज़ हैपनिंग बिकॉज ही इज़ नॉट कंप्लीटेड हिज स्लीप। अपना जो नींद है ना उसने पूरा नहीं किया उसे, इसीलिए उसे ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है और इसलिए वो ऐसा सोचता है। बट दिस वॉज इंटायरली इम्प्रैक्टिकल फॉर ही वॉज यूज टू स्लीपिंग ऑन हिज राइट साइड। लेकिन अब जब वो बग लाइक क्रिएचर में चेंज हो चुका है तो देखिए ह्यूमन बींग कैसे सोते हैं। ह्यूमन बींग या तो लेफ्ट या फिर राइट या फिर सीधे उल्टे वो कैसे भी सो सकते हैं, लेकिन बग लाइक क्रिएचर जो होते हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्प्रैक्टिकल हो जाता है कि वो ह्यूमन बींग के जैसे सो जाए। तो अब ये जो पर्सन है ये बग लाइक क्रिएचर में चेंज होने के बाद अपने राइट साइड में सोने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसके लिए कम्प्लीटली इम्प्रैक्टिकल हो चुका है। एंड इन हिज प्रेजेंट स्टेट ही कुडेंट गेट हिमसेल्फ इनटू दिस पोजीशन। और वो इस राइट साइड में जब कभी भी सोने की कोशिश कर रहा है उसके प्रेजेंट स्टेट क्या है, वो अभी एक बग लाइक क्रिएचर है। तो बग लाइक क्रिएचर में जब भी सोने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से वो नहीं सो पा रहा है। नो मैटर हाउ हार्ड ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन टू हिज राइट साइड ही ऑलवेज रोल्ड अगेन ऑन टू हिज बैक। अब कितना भी वो कोशिश क्यों ना करे कि वो राइट साइड में सो जाए, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो वापस से रोल्ड आउट हो जाता है। यू नो, जब आपके बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरीके का है तो आप राइट साइड में सोओगे तो आप सो नहीं पाते बिकॉज बैलेंस नहीं बनता है और आप ऐसे सीधे के सीधे रोल्ड आउट हो जाते हो। यही चीज़ हो रही है ग्रिगर सैम्सा के साथ। नेक्स्ट देखिए, ही मस्ट हैव ट्राइड 100 times क्लोजिंग हिज आइज सो दैट ही वुड नॉट हैव टू सी द wriggling legs and gave up only when he began to feel a light dull pain in his side which he had never felt before. अब देखिए इस तरीके से ह्यूमन बीइंग के जैसे सोने का उसने कम से कम 100 टाइम्स ट्राई किया और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता था जिससे कि अब उसे अपने रिगलिंग लेग्स को नहीं देखना पड़े। रिगलिंग मीन्स क्या होता है, वही जो थिन होते हैं और जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे लेग्स उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, वो उसे देखना नहीं चाह रहा था। और वो ट्राई करना कब गिव अप करता था, सिर्फ तभी करता था जब उसे लाइट डल पेन फील होता था उसके साइड में, विच ही हैड नेवर फेल्ट बिफोर बिकॉज ह्यूमन बीइंग तो उसे इस तरीके से सोने की आदत थी। बट नाउ ही हैज़ चेंज्ड इन अ बग लाइक क्रिएचर एंड ही इज़ अनेबल टू स्लीप लाइक दैट। नाउ व्हाट हैपेंस, देखिए अब ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका है अपनी जॉब से। तो ये सोचता है कि ये जो मैं फील कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई जॉब इज़ हैपनिंग एवरीथिंग। सो ही सेज दैट ओ गॉड, मैंने एक इस तरीके की जॉब चूज़ कर ली है, डे इन डे आउट ऑन द रोड, मैं हमेशा दिन हो चाहे रात हो ऑलवेज रोड में रहता हूँ। और ये जो स्ट्रेच है ना, ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बड़ा है मेरे वर्क का। इवन जो हेड ऑफिस में जो स्ट्रेस होता है उससे भी ज़्यादा ग्रेटर स्ट्रेस मैं फील कर रहा हूँ अभी। एंड इन एडिशन टू दैट आई हैव टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैवलिंग। और इसके अलावा मुझे तो ये भी डील करना पड़ता है कि ट्रैवलिंग को भी ध्यान में रखना पड़ता है बिकॉज सेल्समैन का काम होता है घूम घूम के कुछ सामान को परचेस करना और या फिर उसे बेचना। द वरीज अबाउट ट्रेन कनेक्शन, और उसके ऊपर से उसे ट्रेन कनेक्शन का भी प्रॉब्लम रहता है। ट्रेन कनेक्शन मीन्स कौन सी ट्रेन कहाँ से उसे पकड़नी होगी, अब कौन सी ट्रेन मिलेगी, कौन सी ट्रेन छूट जाएगी, ऑल दिस थिंग्स। और उसके बाद इरेगुलर बैड फूड, टेम्पररी एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स। और उसके बाद देखिए
देखिए आप कभी भी ऑफिस में अगर आप एक वर्किंग पर्सन को जानते होंगे तो वहाँ पर ऑलवेज पॉलिटिक्स होती रहती है। तो ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप होती है ना, ये कभी भी उनके हार्ट से नहीं आते। अगर कोई आदमी आपसे अच्छे से बात कर रहा है, इट डज़ नॉट मीन दैट ही इज़ एक्चुअली हैप्पी विथ यू। इट मे हैपन दैट ही हैज़ समथिंग रीज़न एंड सम सेल्फ लव फॉर यू। अब सेल्फ लव मीन्स कि कुछ मतलब का प्यार हो आपसे, सेल्फलेस लव हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। टू हेल्प विथ इट ऑल। और देखिए फ्रस्ट्रेट होकर वो क्या बोलता है, अरे मतलब परेशान हो चुका हूँ मैं इन सब चीज़ से। और उसके बाद देखिए स्लाइटली उसे इचिंग फील होती है उसके एब्डोमेन एरिया में, और उसके बाद वो खुद को पुश करता है अपने बैग के थ्रू बेड पर। अब आप ऐसा सोचो कि एक बैग लाइक क्रिएचर है और वो अपने नीचे के एरिया को देखना चाहता है बट देख नहीं पाता है, इसीलिए अब वो खुद को बेड के सहारे होकर अपने हेड को लिफ्ट करके और उसके बाद वो अपने इची पार्ट को देखने का ट्राई करता है। नेक्स्ट देखिए जब वो देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स है एंड उन्हें कुछ नहीं पता है उसे कि ये कौन से यूज़ के लिए है, इनका काम क्या है। और उसके बाद वो ट्राई करता है कि मैं अपने लेग से उन वाइट स्पॉट्स को छू कर फील करूं, लेकिन वो जैसे ही ट्राई करता है फिर वापस से अपने लेग को बहुत जल्दी से रिट्रैक्ट कर लेता है। रिट्रैक्ट मीन्स होता है पुल्ड बैक कर लेना। वो ऐसा क्यों करता है, बिकॉज जब वो टच करता है, जब वो वाइट स्पॉट्स उसके लेग के टच में आते हैं तब उसे कोल्ड सावर जैसा फील होता है, पूरे बॉडी में एक थ्रिलिंग टाइप फील होता है और इसीलिए वो अपने लेग को तुरंत हटा लेता है। ही स्लिड बैक अगैन into his earlier position. This getting up early, he thought, makes a man quite idiotic. अब देखिए अगैन ग्रिगर सामसा अपने अर्लियर पोजीशन में आ जाता है और वो सोचता है कि अगर ह्यूमन बींग ऐसे पहले उठ जाते हैं ना तो वो इडियटिक टाइप के हो जाते हैं, बिकॉज अभी इसे वो कम्प्लीटली पजल्ड है, उसे नहीं पता कि वो सच है या फिर झूठ है या फिर क्या हो रहा है उसके साथ। और वो सोचता है कि उसे अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए। इफ़ आई डिडेंट होल्ड बैक फॉर माई पेरेंट्स सेक आई वुड हैव क्विट एजेस अगो। अब देखिए जो पर्सन है ये सोचता है कि अगर मैं अपने मम्मी पापा का ख्याल नहीं करता ना, अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचता, तो मैं इस जॉब को कब का क्विट कर देता। आई वुड हैव गोन टू द बॉस एंड टेल हिम जस्ट वॉट आई थिंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और उसके बाद ये बोलता है कि मैं तब बॉस के पास जाता और बॉस को जाकर बताता कि एक्चुअली मैं अपने हार्ट के कोर से उनके लिए क्या फील करता हूँ। और मैं अगर उन्हें बता देता तो वो तो अपनी सीट से, अपने डेस्क से पक्का गिर ही जाते। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है ना ग्रिगर सैम्सा की एज अ मिडिल पुअर पर्सन, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाउ वियर्ड इट इज़ टू सिट अप एट द डेस्क एंड टॉक डाउन टू एन एम्प्लॉय फ्रॉम अप देयर। अब वो क्या बोलता है, कितना वियर्ड लगता है ना कि आपके डेस्क के ऊपर कोई बैठ जाए और आपसे इस तरीके से बात करे अपने एम्प्लॉयज़ से, और आपको बात करना पड़े अपने बॉस के साथ नीचे से। और द बॉस इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, और वो भी तब जब बॉस को कुछ सुनाई ही नहीं देता हो। सो एन एम्प्लॉय हैज़ टू स्टेप अप क्वाइट क्लोज टू हिम। और उसके बाद किसी भी एम्प्लॉयज़ को काफ़ी उसके पास जाकर बात करना होता है। और उसके बाद ये बोलता है, एनी वे आई हैवेंट कम्प्लीटली गिवन अप दैट होप वंस आई हैव गॉट टुगेदर द मनी टू पे ऑफ द पेरेंट स्टेप टू हिम। और उसके बाद बोलता है दैट ऐसे भी मैंने तो अपना होप जो है ना कम्प्लीटली होपलेस नहीं हुआ हूँ मैं, क्योंकि मुझे होप है कि एक बार अगर मैं अपने पेरेंट्स के जो भी कर्जे हैं या फिर जो भी डेप्ट ऑफ है वो अगर मैं दे देता हूँ तो उसके बाद दैट शुड टेक अनदर 5 or 6 years, आई विल डू इट फॉर श्योर, देन आई विल मेक द बिग ब्रेक इन एनी केस। और उसको जब मैं लौटा दूंगा तो मैं किससे भी उस डेप्ट को तो मैं किसी भी शर्त पे अच्छा खासा ब्रेक लूँगा। और मुझे ये टास्क पूरा करने में करीबन 5 से 6 साल भी लग सकते हैं। राइट नाउ टू गेट अप माई ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock। और उसके बाद देखो वो सोचता है कि अब मुझे सो जाना चाहिए, बिकॉज मेरी ट्रेन जो है 5 बजे छूटने वाली है। नेक्स्ट देखिए अब वो सोचता है, इस सिचुएशन में भी वो सोचता है कि अब उसे ट्रेन पकड़नी है और अपने जॉब पर जाना है। तो जब वो घड़ी की तरफ देखता है तब वो देखता है कि घड़ी जो है ना प्रॉपर काम कर रही है और वो ड्रॉयर्स के आसपास रखी हुई है। एंड गुड गॉड, ही थॉट इट वाज 6:30 एंड द हैंड्स वेर गोइंग क्वाइटली ऑन। और उसके बाद वो देखता है कि अभी करीबन 6:30 हो गया। देखिए पहले वो सोचा था कि 5 o'clock में उसकी ट्रेन है, लेकिन जब वो घड़ी देखता है तो वो देखता है कि अभी तो पूरे के पूरे 6:30 बज चुके हैं। और वो देखता है कि घड़ी के जो कांटे हैं वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कुड द अलार्म हैव फेल्ड टू रिंग। और उसके बाद सोचता है कि क्या कहीं अलार्म बजा ही नहीं होगा।
One saw from the bed that it was properly set for 4 o'clock. Certainly it had rung. और उसके बाद सोचता है दैट मैंने तो इसे बेड से देखा था और ये प्रॉपरली काम भी कर रही थी और मैंने देखा था कि अलार्म जो है 4 o'clock का लगा हुआ था और ये पक्का बजा होगा। देखिए यहाँ पे टाइमिंग के गैप को और डिफरेंस को समझिए। उसकी ट्रेन रहती है 5 o'clock की, वो उठ जाता है 4 o'clock में और अभी वो देख रहा है कि दैट 6:30 हो चुका है। इट मीन्स दैट 6:30 भी बज चुके हैं। येस, बट वॉज इट पॉसिबल टू स्लिप थ्रू दिस नॉइज दैट मेड द फर्नीचर शेक। और उसके बाद वो खुद से क्वेश्चन करता है कि क्या ये पॉसिबल है। उसके बाद वो खुद से क्वेश्चन करता है कि क्या ये पॉसिबल है कि आप इस नॉइज़ में सोए रहो और ऐसी नॉइज़, ऐसा अलार्म का नॉइज़ जिससे कि पूरा फर्नीचर भी शेक करने लगता है। नाउ नेक्स्ट देखिए, नाउ इट्स ट्रू ही हैड नॉट स्लिप क्वाइटली, एविडेंटली ही हैड स्लिप्ट ऑल द मोर डीपली। और उसके बाद वो सोचता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सोया हुआ ही होऊंगा, ऐसा ज़रूर है कि मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोया हुआ था, इसीलिए मुझे वो सब सुनाई नहीं दिया। स्टिल व्हाट शुड ही डू नाउ, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अभी भी उसे क्या करना चाहिए, बिकॉज अब जो नेक्स्ट ट्रेन है वो 7 o'clock की है और अब अगर वो उसे पकड़ना चाहता है तो उसे काफ़ी रश दिखाना होगा। और उसके अलावा उसके जो सैम्पल कलेक्शन हमने पहले भी देखा था कि वो बिखरे हुए हैं टेबल पर, तो अब अच्छा है कि ये भी है नेक्स्ट पॉइंट दैट moreover we have seen that his sample collections are always scattered on the table। वो सैम्पल कलेक्शन भी स्कैटर्ड किए हुए हैं और उसके अलावा वो आज जो है ना अच्छा फील भी नहीं कर रहा है, एक्टिव भी फील नहीं कर रहा है। और इवन इफ़ ही कॉट द ट्रेन देयर वॉज नो अवॉइडिंग अ ब्लो अप विद द मैनेजर। और उसके अलावा अगर वो ट्रेन पकड़ भी लेता है तो मैनेजर के साथ ब्लो अप होने से कोई नहीं रोकेगा। ब्लो अप मीन्स क्या होता है, सडन क्वेरल हो जाना, जब सडनली किसी के बीच झगड़ा हो जाता है तो उसे ब्लो अप बोलते हैं। As he was thinking all this over in the greatest haste without being able to make As he was thinking all this over in the greatest haste without being able to make the decision to get out of the bed, the alarm clock was indicating exactly 7:15. There was a cautious knock on the door by the head of the bed. अब देखिए, जब वो ये सारी बातें सोच ही रहा था कि मुझे बहुत जल्दी करनी होगी और डिसीज़न नहीं ले पा रहा था कि क्या करना चाहिए, तब वापस से वो घड़ी की तरफ देखता है और घड़ी जो है ना उसे टाइम बताती है कि दैट इट इज़ जस्ट एग्जैक्टली 7:15, मतलब 7 बजने में सिर्फ 15 मिनट ही बाकी है। देयर वॉज अ कॉशस नॉक ऑन द डोर, और अचानक से उसके बाद एक मिस्टीरियस नॉक होता है डोर के ऊपर, और वो जो है द डोर बाय द हेड ऑफ द बेड। और उसके बाद हेड ऑफ द बेड मतलब बेड के हेड की तरफ से उसे ये आवाज़ सुनाई देती है, ग्रीगर्स अ वॉइस कॉल्ड, इट वॉज हिज मदर। और ये जो वॉइस है ना उसके मदर की थी, वो उसके नाम लेकर उसे पुकारती है और उसे बोलती है इट इज़ 7:15, देखो 7 बजने ही वाले हैं, तुम क्या अपने रास्ते नहीं जाना चाहते हो। ग्रीगर वॉज स्टार्टल्ड Grigor was startled when he heard his voice answering. It was clearly and unmistakably his earlier voice, but in it was intermingled as it formed below a painful squeaking. अब देखो ग्रिगर जो है ना इस वॉइस को सुनकर काफ़ी परप्लेक्स्ड हो जाता है। परप्लेक्स्ड या स्टार्टल्ड मीन्स घबरा जाना, और वो चाहता है कि वो आंसर दे, और क्लियरली जब वो आंसर देना चाहता है तो ये उसी की वॉइस थी जो कि पहले थी, लेकिन अब ये जो वॉइस है ना ये इंटरमिंगल्ड हो चुकी थी एक पेनफुल स्क्विकिंग के टाइप में। स्क्विकिंग मीन्स क्या होता है, एक चीख टाइप का, और ये जो उसकी जो आवाज़ थी अब ओरिजिनली उसकी नहीं थी, वो इंटरमिंगल्ड थी। So I'm keeping this part up to here and we will continue the next part in our next video. Thank you so much for watching Study Table.